नमस्कार, न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। शहरों का नाम बदलने को लेकर एक बार फिर देश में सियासत गर्मा गई है। क्या शहरों का नाम बदलने से कोई भी सरकार अपना परचम लहरा सकती है, जिसे लेकर कई सवाल भी यहां खड़े होते हैं। लेकिन जनता को क्या चाहिए, इस पर शायद ही कोई नेता बात करना चाहता है। क्या अब देश की राजनीति में शहरों के नाम बदलना क्या विकास की राजनीति से ज्यादा हो गया है? जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हैदराबाद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए हैदराबाद का नाम बदलने का बयान दे दिया है, जिस पर अब राजनीति होना लाजमी है। जी हां, भाग्यनगर से किसका भाग्य बदलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। हैदराबाद निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ के हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने के बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि जो शख्स हैदराबाद का नाम बदलना चाहता है उनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी, लेकिन नाम नहीं बदलेगा। हम अली के नाम लेवा हैं, हम तुम्हारा नाम तब्दील कर देंगे। मैं आप लोगों से अपील करता हूं और वास्ता भी देता हूं कि आप लोगों को जवाब देना होगा उन लोगों को जो शहर का नाम बदलना चाहते हैं। तो वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने इस चुनाव में इतने लोगों को बुला लिया है, अब खाली डोनाल्ड ट्रंप का आना ही बाकी है। वो भी आ जाए तो कुछ नहीं होगा। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं यहां पर रहने वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तानी रोहिंग्या हैं। बीजेपी के नेता हैदराबाद का नाम बदलना चाहते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि हैदराबाद निकाय चुनाव को लेकर आज प्रचार का आखिरी दिन है और 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है। हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने पर जुबानी जंग अब तेज हो गई है। आपको कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और अमित शाह आज चुनाव प्रचार को संबोधित भी करेंगे। भाग्यनगर हो सकता है, मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया। हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है। हमने उसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था। और फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? अगर यहाँ पर जनता नाम बदल देंगे, हर जगह नाम बदल देंगे। अरे तुम्हारा नाम बदल जाएगा मगर हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा इंशाअल्लाह। ये इनकी सोच है। वो चीफ मिनिस्टर आए यूपी से, उन्होंने बोले मैं नाम बदल देता हूं। अरे भाई साहब, आप क्या ठेका लेके रखे? अच्छा इनसे पूछो ताजमहल कौन बनाया? वो नहीं मुगल बादशाह नहीं बना, वो और बनाए थे, हमारे अपने बनाए थे। इसलिए उस वहां पे हर चीज पे तक अब कुतुब मीनार बोले वो भी नहीं है। क्या क्या अब कल बोलेंगे चार मीनार कोई और बनाया था। अरे चार मीनार को आ रहे कल आए तो देखो कितना खूबसूरत चार मीनार है, देखो कैसा उसके चार मीनारे हैं, कितनी खूबसूरत इमारत है, कितना सुकून है वहां पे। मगर नहीं, कोई बोलता मैं किले पे अपना झंडा लहराऊंगा। अरे झंडा क्या लहराएंगे तुम? किला हमारा है, वो सियासी किला हमारा है, वहां पे तिरंगा लगा हुआ है। इससे बड़ा झंडा कौन सा है तुम्हारे पास? ना तुम्हारा झंडा लगेगा ना तुम्हारा झंडा चलेगा। यहाँ पर बंदिश थी और रहेगी इंसान का होगा। हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के बयान पर लगातार असदुद्दीन ओवैसी पलटवार करते हुए नजर आते हैं और हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, चर्चा करने के लिए शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ हैं संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और हमारे साथ मौजूद हैं AIMIM के नेता इरफान पठान। इरफान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी इरफान जी, पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, 1 दिसंबर को चुनाव होगा, आपको दिक्कत क्या हो रही है बीजेपी से? अगर बीजेपी चुनाव मैदान में आ चुकी है तो कोई डर है क्या आपको? डर हमको नहीं है ऋचा जी। आप ये सवाल बीजेपी के लोगों से पूछें तो ज्यादा मुनासिब होगा। डर हमको कोई नहीं है, बीजेपी से तो हम लड़ ही रहे हैं और हर जगह लड़ रहे हैं। क्यों हैदराबाद, हमने बिहार में भी लड़ा, हम उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह लड़ेंगे, हम बंगाल में लड़ेंगे। डर तो उनको इस बात का है कि आने वाले समय में कहीं असदुद्दीन ओवैसी एससी और माइनॉरिटी का लीडर न बन जाए, इसीलिए उन्होंने पूरा दमखम हैदराबाद में लगा दिया है। सारे राष्ट्रीय लेवल के नेताओं को उतार दिया है। आप ये देखिए इरफान जी, आपको क्या दिक्कत हो रही है इसमें? अब बीजेपी किसी को भी उतार सकती है, वो उनकी मर्जी। क्या प्रॉब्लम है आपको? आप खुद उतारिए मैदान में, आपके जो भी नेता है। ये एक छोटा सा चुनाव है। अरे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें आपको क्या दिक्कत हो सकती है? नहीं, बीएमसी का भी चुनाव होता, उसमें क्यों नहीं बीजेपी अपने जो राष्ट्रीय लेवल के नेताओं को उतारती? वो तो उनकी मर्जी है ना। नहीं, मर्जी तो हमको कोई एतराज थोड़ी ना है। अरे हमारे लीडर ने कहा नहीं कि ट्रंप भी आ जाए अब बीजेपी की तरफ से प्रचार करने, तब भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ना है। तो हमारी सेहत पे कोई असर नहीं है। हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि कुल हिंद मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खौफ किस तरीके से बीजेपी के सर चढ़ करके बोल रहा है, सेकुलर पार्टियों के सर चढ़ करके बोल रहा है। ये आप देखिए, ये खौफ हमारे अंदर नहीं है। हम तो चाह ही रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जैसे बड़े बड़े लीडरान हमारे हैदराबाद के गढ़ में आए और चुनाव प्रचार करें। भाग्यनगर नाम बदलने से देश का भाग्य नहीं बदलना है ऋचा जी। भाग्यनगर नाम रख लेने से देश के नौजवानों का भाग्य नहीं बदलेगा। भाग्य बदलेगा स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे बात करने से। भाग्य बदलेगा देश के विकास पे बात करने से। भाग्य बदलेगा देश के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने से। ये तमाम तरीके की जो योगी और अमित शाह और नड्डा, ये जो नौटंकियां चल रही हैं पूरे देश में, देश का नौजवान जान चुका है, देश का बेरोजगार जाग चुका है, देश का ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी तबका जग चुका है। इसलिए अब होना कुछ नहीं है ऋचा जी, ये और प्रचार करें। क्योंकि होता नहीं है कि जब चिराग बुझने लगता है तो उसकी लपक और तेजी से बढ़ती है। ये वही लपक बीजेपी के अंदर दिखाई दे रही है। आने वाले दौर में देखिएगा एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर मान चुके हैं और आने वाले दौर में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूरे देश के लोग, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सारे लोग मिलकर के इस कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम थामेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कोई नई चीज बीजेपी नहीं कर रही है। बीजेपी की जड़ में ही सांप्रदायिकता भरी हुई है। चलिए, इसका जवाब हम लेते हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी सांसद हैं महंत बालकनाथ योगी। महंत जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। महंत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, सुन रहा हूँ मैं। जी सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी महंत जी हमारे साथ जुड़े हुए AIMIM के नेता हैं इरफान पठान। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी वहां पर नाम बदलने की बात कह रही है, उन्होंने कहा है कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो विकास पर बात कीजिए, आप शिक्षा पर बात कीजिए, नाम बदलने से क्या हो जाएगा? क्या कहेंगे आप? देखो, किसी भी बात का, विषय का नाम अगर उसका अच्छा होता है तो उससे एक माहौल बनता है। और जिसका नाम ही भाग्यनगर हो, जिसमें भाग्य खुलने की बात कही गई हो नाम के माध्यम से, उसके पॉजिटिविटी आती है पूरे समाज के अंदर। और जिस प्रकार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और जिस प्रकार से वहां पर चुनाव प्रचार के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के सभी नेता वहां पर पहुंचे हैं, तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही देखने को मिलेगा कि हम लोगों से जुड़े हुए हैं। हमारे में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं, जनता में लोकतंत्र का कोई भी छोटा बड़ा चुनाव है। जी, सवाल ये है कि नाम बदलने से क्या हो जाएगा? अगर आप बात करना चाहते हैं तो विकास पर बात कीजिए, आप शिक्षा पर बात कीजिए, बेरोजगारी पर बात कीजिए। जो जिस प्रकार से वहाँ पर हैदराबाद के निजामों ने जिस प्रकार से वहाँ पर जो
हमारे देश की जनता के साथ में जो कुशासन किया है, जो उन्होंने अत्याचार किया है, हैदराबाद के नाम से वो हमें स्मरण दिलाता है कि किस प्रकार से उन्होंने हमारे को प्रताड़ना दी है। और भाग्यनगर के नाम से हमें खुशद अनुभव की अनुभूति होती है, और उस भाग्यनगर के नाम के साथ में हमें भाग्य आगे बढ़ाने का, हमारे हैदराबाद को आगे ले जाने का हमारे को संकल्प, जो हमारे को पॉजिटिविटी है वो मिलती है। इसलिए हम नाम बदलकर और इस हैदराबाद की पूरी तस्वीर बदलेंगे। और जिस प्रकार से यहाँ पर पारिवारिक पार्टियों का जिस प्रकार से गठजोड़ है, और ये पारिवारिक पार्टी सिर्फ हमारा परिवार और हमारे मित्र इस शैली पर अपना राज चलाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी मैं इनको सुन रहा था कि इन्होंने कहा कि ये मतलब युवाओं के लिए बात करें, रोजगार की बात करें, किसानों की बात करें, तो मैं पूछना चाहता हूं कि हैदराबाद के अंदर, इस पूरे तेलंगाना के अंदर अब तक केंद्र की आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं लागू की इन्होंने? वो भी तो जनता के कल्याण की योजना है, वो मुस्लिम को भी मिलती, हिंदू को भी मिलती। इसका जवाब हम खुद लेते हैं इरफान पठान जी से। इरफान जी जवाब दीजिए, इन्होंने केंद्र सरकार ने योजना जो बनाई थी आपने क्यों लागू नहीं की है? पूर्णतः निष्ठा से क्यों नहीं लागू की? अगर इनको विकास की चिंता थी, इनको केवल अपने परिवार की चिंता है, इनको केवल अपने परिवार की चिंता है, अपने बेटों की चिंता है, बेटों के बाद अपने पोतों की चिंता है। बस जी अभी जवाब ले लेते हैं इरफान जी से, हमारे साथ मौजूद भी हैं। हिंदुस्तान की तमाम योजनाएं लोगों के सामने हैं। नहीं, आपके वहाँ तेलंगाना में कहाँ है योजना? आप खामोश रहे मेहंदी जी, खामोश होकर के सुनिए, मैं आपको सुन रहा था, उसमें क्या दिक्कत है? मैं आपको खामोश होकर के सुन रहा था, इसलिए मेहरबानी करके जवाब ले लेते हैं अभी। समझ रहे हैं? जी बोले। तो मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने स्टार्टअप इंडिया शुरू किया, बीजेपी ने स्टैंड अप इंडिया शुरू किया, बीजेपी ने आयुष्मान योजना शुरू की, बीजेपी ने उज्ज्वल योजना शुरू की। सारी योजनाओं को अगर देखा जाए, सारा कंक्लूजन निकाला जाए, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सिर्फ देश की जनता के साथ छलावा के अलावा कुछ नहीं है। आयुष्मान योजना लेने के बाद आज भी लोग भटक रहे हैं, लोगों को इलाज के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, लोग मर रहे हैं उसी के आसरे पे बैठे हुए। और हमारे तेलंगाना के अंदर जो है वो लर्नेड लोगों की जंट्री रहती है, वहाँ जिहालत भरा तबका नहीं है। वो जानता है कि ये बीजेपी का छलावा यहाँ लाने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए कोई भी बीजेपी के छलावा में तेलंगाना की आवाम, तेलंगाना का हिंदू, मुस्लिम, दलित सब अवेयर है। वो जानता है कि बीजेपी देश के साथ छलावा कर रही है और देश के नौजवानों, युवाओं को गुमराह करके इस तरीके से सांप्रदायिकता के बल पे अपनी सत्ता को कायम रखना चाहती है। ये पूरा देश जान चुका है, कोई चलिए मैं सवाल आपसे और भी रहेंगे। हमारे साथ संजीव कौशिक भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपने दोनों को सुना, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर हैदराबाद का नाम बदल दिया जाएगा, भाग्यनगर हो जाता है, तो एक अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से इरफान पठान ने भी सवाल उठाई, उन्होंने कहा कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप विकास की बात करिए, आप वो रोजगार की बात करिए। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप? देखिए, जो आदमी जो काम कर सकता है वही करेगा, चाहे वो हैदराबाद में हो या फिर यूपी में हो या फिर दिल्ली में हो। सवाल ये है कि जो नाम बदलने की बात की जा रही है, क्या इतने बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसलिए वहां उतारा जा रहा है कि वो नाम बदलने की बात करें? मैं समझता हूँ कि स्थानीय निकायों के जब चुनाव होते हैं तो उस स्थानीय निकाय के चुनाव में कूड़ों का निपटारा, इमारत, सड़क, शहरी योजना, साफ सफाई, घर बनाने की तरकीबें, नाली, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण रूप से उसमें चर्चा होती है और ये मुद्दा होता है। लेकिन पहली बार आप देख रही हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव में मुद्दे क्या है? देश के इतने बड़े बड़े नेता, या जो कह ले कि जो केंद्र में काबिज है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के लोग जो हैं, उसमें से स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, अमित शाह, जावड़ेकर जी, योगीनाथ, फडणवीस, तेजस्वी जयसूर्या, ऐसे ऐसे दिग्गजों को उतार दिया गया, गोया की बहुत बड़ी चुनाव हो रही है। बिल्कुल संजीव जी, तो जाहिर है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैदराबाद में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे। जी, आपको रुकना चाहती हूँ इरफान पठान जी। हमारे साथ जुड़ गई है एग्जीक्यूटिव एडिटर है हेमंत केवलिया। हेमंत जी, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया ऋचा। हेमंत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी ऋचा, मेरे को आवाज मिल रही है। ऋचा, मैं सबसे पहले, क्योंकि जो जिक्र अभी संजीव कौशिक जी ने किया, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने एकदम ये जो बात रखी है उसमें कहीं ना कहीं विचार करने की आवश्यकता है। और यही एक सवाल दरअसल मैं महन साहब से भी लेना चाहता हूँ। महन साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी, बालकनाथ जी, मेरा ये कहना है, मेरा ये सवाल है कि ये क्या स्थिति हिंदुस्तान के अंदर बनी हुई है कि एक तरफ विधानसभा के चुनाव होते हैं, तब चुनावी मैदान में बड़े बड़े चेहरे नजर नहीं आते, और स्थितियां ऐसी हो गई कि हैदराबाद में नगर निकाय चुनाव हो रहा है और वहां पर जमावड़ा लगा है सियासतदानों का। जी,
वो इसीलिए लगा ना कि हम वहाँ पर काम करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, वहाँ पर लोगों को जगाना चाहती है। जिस प्रकार से अब तक जो हैदराबाद में और अब तक जो वहाँ पर तेलंगाना में और आंध्रा के अंदर केवल 2 परिवारों का वर्चस्व रहा है और इन परिवारों ने केवल अपने निजी विकास के बारे में ये वर्चस्व तो फैलता भी चला जा रहा है, इसको भी जरा समझिए। बिहार में 5 सीटें ले ली इन्होंने, आगे जाकर और बढ़ने की स्थितियों में हो जाएंगे ये लोग, और आप कह रहे हैं कि हम उनके वर्चस्व को खत्म करने की तभी तो हम रोकने के लिए गए हुए हैं ना, और तभी वहाँ की जनता को जागृत करने के लिए गए हुए हैं। हमारी पार्टी गई हुई है, और हमारी पार्टी जो आपने कहा कि वहाँ स्थानीय मुद्दे रहने चाहिए, अभी तो आपसे पूर्व जो हमारे आपका मानना ये है बालकनाथ जी कि हमें कहीं किसी को टक्कर देनी है, उसको पीछे छोड़ना है, या फिर वाकई में विकास के नाम पर चुनावी मैदान में उतरना है? और ये निकाय के चुनाव है सर, ये राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरने का क्या मतलब? उन्हीं मुद्दों के साथ में भारतीय जनता पार्टी उतरी है। क्या रसोई गैस का सिलेंडर, आयुष्मान भारत योजना, ये सब चीजें क्या शहर के अंदर रहने वाले लोगों के उपयोग की नहीं है? ये सब जो मुद्दे जो हैं, जो चुनाव के अंदर वहां पर मुद्दे कहे जा रहे हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो शहरी विकास के लिए कहे जा रहे हैं, हर व्यक्ति के विकास को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी आपकी उसी के अंदर कैडर सब जगह मौजूद है, उसके बावजूद भी क्या डिलीवर नहीं कर पाए आपके लोग? जरूरत पड़ रही है बड़े नेताओं को आप संवैधानिक संघीय ढांचे को अच्छी तरह से जानते हैं। जिस प्रकार से वहाँ की जो प्रदेश की सरकार है, उसकी क्या मानसिकता है, उसकी मानसिकता के ऊपर निर्भर सब कार्य रहते हैं। अगर हम कोई ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद में वहाँ की सरकार उसको आगे नहीं बढ़ने दे, तो इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ गली के अंदर उतरी है कि वहाँ पर गली के अंदर जाकर और सबको जागरण करेंगे और सबको साथ जोड़कर भारत को विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे। हैदराबाद को भाग्यनगर बनाकर संविधान की बात करेंगे सर आप? हैदराबाद को भाग्यनगर बनाकर संविधान की बात करेंगे आप? रास्ते के माध्यम से तो पहुंचेगी, उसका हम नाम रखेंगे, नाम के साथ में काम करेंगे, काम के साथ में हैदराबाद के पूरे तेलंगाना को आगे बढ़ाने का नाम बदलकर ही विकास संभव है सर? मैं सवाल ये है, क्या नाम बदलकर ही विकास संभव है? सब चीजें कर, क्योंकि अकेले किसी चीज से कुछ नहीं होता, सब चीजें मिलकर काम करेंगी, नाम भी बदलेगा, पॉजिटिविटीनेस भी आएगी, लोगों में सकारात्मकता भी आएगी। अभी नेगेटिविटी है वहां पर हैदराबाद में, ये कहना चाहते हैं आप? जिस प्रकार से वहां पर इन 2 परिवारों ने वहां पर जो कि जिस प्रकार से वहां के विकास को रोक कर रखा है, केवल अपने निजी विकास के बारे में लोग चिंता करते हैं और सिर्फ अपने सत्ता में बने रहने के लिए लोगों को सड़क, बिजली, पानी, जो बहुत निम्न स्तर पर ये उनका विकास करते हैं, क्योंकि इनको सत्ता में बने रहना है, वोट के समय पर उनको लालच देते हैं। मैं आ रहा हूं इरफान जी हमारे साथ। इरफान जी, केवल परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए हैदराबाद का नाम भाग्यनगर बदलने की कोशिशों में है, और उसमें शुरुआत है, धीरे-धीरे वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे, ये कहना है इनका। क्या ये मान ले वाकई में हैदराबाद में विकास नहीं किया स्थानीय लेवल पर? आप लोग इनको पहले चुप करा लीजिए, उसके बाद मैं जवाब देता हूँ। जी क्या कह रहे थे आप? मेरा सवाल इरफान जी यही है कि जो आरोप आप पर लग रहे हैं, वो अलग बात है कि अपनी कॉलर को बचाने के लिए कुछ इस तरीके का जिक्र उन्होंने कर दिया, लेकिन क्या वाकई में ये स्थिति आन पड़ी है वहां पर कि ग्राउंड लेवल पर काम आप लोगों ने किया नहीं, तभी आज ये स्थिति आ गई कि वहां जाकर ये कहना पड़ रहा है कि हमको नाम बदलना है और नाम के साथ साथ विकास के काम भी दिखाएंगे हम? सर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो बातें कर रहे हैं ना, इस तरीके की लफाजी बहुत सारे लोग बीजेपी के करते हैं, ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। ये नाम बदलने, नामकरण का शुरुआत यूपी से जनाब योगी आदित्यनाथ साहब ने शुरू किया है, और यूपी की कंडीशन आज जिस तरीके से बद से बदतर है, दलित महिलाओं, दलित बच्चियों के साथ दिन दहाड़े रेप हो रहा है, सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, उनकी लाशों को उनके परिजनों को नहीं दिया जा रहा है, उनकी फैमिली को नहीं दिया जा रहा है, और रात में 3 बजे दाह संस्कार पुलिस की निगरानी में करा दिया जा रहा है। तो आप ये सोच लीजिए कि एक बाबा जो इस तरीके से यहाँ पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल सत्ता शासन के ऊपर बैठ करके कर रहा है, तो ये क्या हैदराबाद में क्या नया गुल खिलाएंगे? हैदराबाद क्या हिंदुस्तान से अलग है? हैदराबाद हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा है, और यही नामकरण शैली पे वो वहां पे चुनाव क्या मानते हैं आप? फाइट आपसे है, मानते हैं आप? लगता है आपको इस बार टक्कर बीजेपी से आपकी है? नहीं, हमारी कोई टक्कर नहीं, बीजेपी कहीं वहां हैदराबाद। आप इस स्थिति में आ गए हैं कि लग रहा है आप फाइट है उनके साथ आपकी? तभी तो बोल रहे हैं साहब, बीजेपी कहीं टक्कर वक्कर में नहीं है, क्योंकि हैदराबाद के लोग मतलब पढ़े साक्षर लोग हैं, वहां पे समझते हैं इनकी सांप्रदायिकता। जैसे केरल को लोग जानते हैं, वैसे हैदराबाद के भी लोग जानते हैं। हैदराबाद में बीजेपी का कहीं वजूद नहीं है। हैदराबाद में पैसे के दम पे ये रैलियां कर रहे हैं, हैदराबाद में पैसे के दम पे ये राजनेताओं को भेज रहे हैं। ये सिर्फ इनकी पॉलिटिक्स जो है
मनी वाली पॉलिटिक्स है, पैसे के बल पे ये लोगों को खरीद रहे हैं, पैसे के बल पर ये खरीद रहे हैं लोग, अपने ये आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए लगातार संजीव जी, जो बीजेपी की लड़ाई है किससे, ओवैसी से, टीआरएस से या फिर कांग्रेस से? इनका मुद्दा क्या है? या तो बदलाव को लेकर है कि बदलाव किया जाए नाम में, या फिर विकास कार्यों को लेकर है? लड़ाई किस बात से करें, किसका मुद्दा क्या है बीजेपी का? देखिए ऋचा, दो बातें हैं इसमें। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दुबाक सीट है जिसपे विधायक की एक मौत हो गई थी और इसी नवंबर के शुरुआती में वहां पे इलेक्शन हुआ और वो सीट जो है वो के चंद्रशेखर राव के सीट से सटे हुए सीट था और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटजी बनाई और उसके तहत वो जीत गई वहां पे। एक उत्साह कह सकते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के कैडरों में या उनके नेताओं में कि ये एक मौका है, यदि हम कुछ बढ़त बनाए हुए हैं तो उस बढ़त को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अभी तक के वक्त में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और ओवैसी के MIM के पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता चला आ रहा है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक होने के नाते आप जहाँ कहीं भी देखते हैं, हालांकि इसके कई कारण है इस तरह की बातों के पीछे। जहाँ भी आप बिहार में देखे होगी कि श्रीमान जी पूरक नहीं है, सांप्रदायिकता का जवाब हम दे रहे हैं, हम पूरक नहीं है। इरफान जी बात सुन लीजिए पूरी, आपको वक्त मिलता है ना, बात सुन लीजिए। हाँ, ये कहने के पीछे कारण ये है कि जहाँ कहीं भी इन्होंने चुनाव लड़ा प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ हुआ, क्योंकि ध्रुवीकरण का मामला था। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अपने इस जनाधार को बढ़ाने का प्रयास तो है ही, साथ साथ कोशिश। संजीव जी कहाँ स्थितियां देख पा रहे हैं आप? संजीव जी आप कहाँ स्थितियां देख पा रहे हैं कि इस माहौल में ये कामयाब होते नजर आते हैं क्या? नहीं, क्योंकि देखिए मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि स्थानीय निकायों के चुनाव जो होते हैं आप हमें बताएं कि हम आपके गली में आपके मोहल्ले में जाके बताएं कि आपकी नाली सही नहीं है या सड़क सही नहीं है, तो हमसे ज्यादा बेहतर तो आप जानते हैं ना। वहाँ पे आप वहाँ रहने वाले लोग हैं, वहाँ के लोग काम कर रहे हैं, तो हम जाके जितना प्रभाव डाल पाएंगे सच से आप रूबरू हैं वहाँ के, तो इसलिए इसका कोई खास मायने नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी की पार्टी, दोनों पार्टियां ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, एक दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है, दोनों की शैली कमो बेस बराबर ही है, एक ही के जैसी है, दोनों एक दूसरे के विपरीत में भले हो। ये भी ध्रुवीकरण। संजीव जी ये क्या पहली बार है कि ध्रुवीकरण की कोशिशें जो दोनों पार्टियों की तरफ से होती है उसमें बीजेपी अब एक स्टेप आगे निकलती हुई नजर आती है? यही वजह है कि निकाय चुनावों में उतरकर ये बताने की कोशिश कि अब हैदराबाद को भाग्यनगर बनाएंगे, भाग्य लक्ष्मी के मंदिर के जाकर दर्शन अमित शाह कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि कभी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐसी बात की कि हम यहाँ जीतेंगे तो ये नाम बदल करके या अयोध्या बदल करके या हैदराबाद रखेंगे या कुछ इस तरीके से MIM ने कोशिश की, या MIM ने कुछ इस तरीके से सांप्रदायिकता वाला जहर घोला? ये जो पूरक बता रहे हैं, ये जो एक दूसरे का वो दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की बात। सर आप पर आरोप तो लगते रहे बी टीम के, इरफान जी आप पर आरोप तो बार बार लगते रहे ना सर, आप इसको लेकर जस्टिफाई अपने आप को बार बार करते रहे। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता आपको लेकर ये जिक्र कर देते हैं कि बिहार के चुनाव में भी आप बी टीम का काम कर रहे थे, 5 सीटों को ले जाने के लेकर ध्रुवीकरण की कोशिश आपने भी की। लगे हुए जिसकी फाइलें आज भी सुप्रीम कोर्ट में दबा करके रखी गई हैं। आरोप से कोई मकसद नहीं। आप देखिए जो सच्चाई है यथार्थ के धरातल पे उसको आप नजर अपनी 4 आइज से देखिए, क्या मतलब दूरदर्शिता आपकी क्या कहती है। आप ही से, यानी कि मेरा मानना ये, मेरा कहना ये है इरफान जी कि आप ही से ये लोग सीख रहे हैं। अब ध्रुवीकरण करने का प्रयास आप लोगों की तरफ से किया जा रहा था, आज स्थितियां ऐसी बन गई कि बीजेपी भी इसको लेकर उतर गई। वो अलग बात है वो पहले से करती आ रही हो। आप ये बताइए संजीव कौशिक जी क्या ये स्थितियां हैं? ठीक है इरफान जी एक बार आ रहा हूं आपके पास। संजीव कौशिक जी क्या ये स्थितियां हैं आज की स्थिति अगर हम देखें कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर के जाकर दर्शन करना पड़ रहा अमित शाह को, अभी तक उनको याद नहीं आई थी, अब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि हैदराबाद को भाग्य नगर बना दिया जाएगा। ये ध्रुवीकरण करने का प्रयास है जरूर, तो एक स्टेप आगे है क्या बीजेपी? आप बताइए ना जो चीजें दिख रही हैं, यहाँ बैठ करके बातें करना बहुत अच्छी बात है। दोनों पार्टियों के लोग ये बात कर रहे हैं कि नहीं हम सरकारी मुद्दों की बात करें, लेकिन वहाँ फील्ड में बात क्या हो रही है? वहाँ राष्ट्रवाद की बात हो रही है, वहाँ कर कौन रहा है? ये बताइए शुरुआत कौन कर रहा है? नहीं तो सर आप उस काउंटर में फंस रहे हैं इरफान जी ना, ये स्थिति है ना, उस काउंटर को आप दे रहे हैं अगर तो आप फंस रहे हैं। एक ने कहा कि हम नाम बदल देंगे और दूसरे ने कहा कि 7 नस्लें तबाह हो जाएंगी नाम बदलने से। क्या मतलब होता है? क्यों बदल देंगे? क्या आप मुसलमानों को क्या इस देश का शहरी नहीं मानते? आप मुसलमानों के एरियाज का नाम बदलेंगे? कैसे आप मुसलमानों के दर्जे का? आप भी तो धर्म के नाम से वोट मांगते हैं ना? नहीं, हमने कब धर्म के नाम से वोट मांगा? हमने बिहार में चुनाव लड़ाया, 20 कैंडिडेट में पार्टी का नाम ही देख लीजिए सर, मुस्लिम से अपनी पार्टी का नाम ही देख लीजिए आप।
नहीं चलिए, सवाल मेरे आपसे और भी रहेंगे। मतलब जुड़ चुके हैं कांग्रेस नेता हैं संदीप त्रिपाठी। संदीप, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? संदीप जी, आवाज मिल रही है जी आवाज मिल रही है जी। सर, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं हैदराबाद में, तो आपकी पार्टी कहाँ दिखाई दे रही है प्रचार में? हम आपके चैनल पे दिखाई दे रही है और कहीं नहीं दे रही। हाँ, अच्छा भैया जी भैया जी, मतलब कहीं तो दिख रहा है ना, इतने से आपको संतोष नहीं है क्या? संदीप जी, आप लोग कहाँ पर हैं? गुलाम नबी आजाद ने खुद कहा था कमरे बैठ के कोई इलेक्शन नहीं लड़े जाते, और वही स्थिति अब यहाँ पर दिखाई दे रही है हैदराबाद में, बिहार की तरह ही। देखिए, जैसा हमने आपको कई जो है डिबेट में हमने पहले भी ये बात रखी थी कि AIM और जो है भाजपा एक सिक्के के दो पहलू है। ये देखिए नई चीज ये इनके पास अब यही एक मुद्दा बचा हुआ और कुछ नहीं इरफान जी, बचा बात तो सुन लीजिए, आपको वक्त दिया जाता है ना। वो आदत से मजबूर है, इन लोगों को यही ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किसी को बोलने मत संदीप जी, बात पूरी करें, अपनी बात रखिए सर आप। जी, तो ये दोनों एक दूसरे के जो है पूरक है। सच्चाई ये है कि बिना एक के दूसरे की राजनीति चल ही नहीं सकती है। जब तक आप जो है ध्रुवीकरण करने का मौका, जब तक कंट्रोवर्शियल भाषण ओवैसी जी नहीं देंगे, तब तक मोदी जी हिंदू और मुस्लिम का ध्रुवीकरण नहीं कर सकते हैं। योगी जी हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण तभी कर सकते हैं जब ओवैसी जैसा नेता या कोई भी मुस्लिम नेता कट्टरपंथिता से जुड़ा हुआ हिंदू धर्म पर प्रहार करता है, तब उनको मौका देता है। तो इसका मतलब है, अगर यह तो अज्ञानी है। हरियाणा में हम गए थे चुनाव लड़ने, तिवारी जी, गोवा हम गए थे चुनाव लड़ने, वहां ध्रुवीकरण कैसे हो गया? आपने इनकी बातों को सुना, कोई कह रहा है कि एक दूसरे के पूरक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी होती, बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया था कि TRS और ओवैसी और साथ ही कांग्रेस ये सब मिले हुए हैं। क्या कहेंगे, कितना ये क्या बात, कितनी इसमें सच्चाई छुपी हुई है कि अगर इतनी पार्टियां मिली हुई हैं तो बीजेपी क्या अकेले चुनाव लड़ रही है? हम कट्टरपंथिता का विरोध, हेमंत जी, क्या मैं जवाब दूं? हेमंत जी, हेलो, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। जी सर, बोलिए सर। मैं इतना कहना चाहूंगा, ध्रुवीकरण की जो बात ये कह रहे हैं उसमें मेरा इतना ही कहना है कि ये जो AIM जैसी पार्टियां हैं, ये तो अपराध करके उन पर नकाब डालती हैं, देश को तोड़ने की बात करती हैं, देश में अखंडता को, एकता को जो बनाकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से रख रहे हैं, उसको ये तोड़ने की बात करते हैं, देश में विभाजन की बात करते हैं। ये लोग तो उस पर नकाब डालने की बात करते हैं, और केवल भारतीय जनता पार्टी उसका नकाब हटाने की बात करती है, उनकी वास्तविकता को पूरी दुनिया के सामने लाने का काम करती है। जो इनका कर्तव्य है, जो इनके कार्य हैं, उनको पूरी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करने का कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी करती है। और केवल भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करती है, पूरे राष्ट्र को, सबको एकम भाव से, जिसका जो नारा भी है कि सबका साथ और सबका विकास, इसी विश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। ये जो इनका आरोप है कि ध्रुवीकरण करना, बिल्कुल नहीं, हमारा एक ही कर्म है, एक ही बात है हमारी कि जो इनका वास्तविकता है। लेकिन हेमंत जी, चुनाव प्रचार में तो आप सिर्फ नाम बदलवाने की बात कर रहे हैं कि हैदराबाद का नाम हम भाग्यनगर रख देंगे, आपने कहीं विकास की बात तो नहीं की प्रचार में। बिल्कुल सर, मैं आपके पास आऊंगी, सर मैं आपके पास फिर से वापस आऊंगी। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चुका है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, अभी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो भाग्यनगर से किसका भाग्य बदलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 1 दिसंबर को चुनाव होना है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज अमित शाह हैदराबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। मेरे साथ लगातार मेहमान मौजूद हैं चर्चा में शामिल होने के लिए। संजीव जी, आप कुछ कह रहे थे, हमारा ब्रेक का वक्त हो गया था, बात पूरी करें अपनी। संजीव जी, मैंने यही कहा कि ग्रेटर हैदराबाद की स्थानीय निकाय चुनाव में यदि इतने बड़े बड़े नेता जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उस जगह का भाग्योदय होना चाहिए, लेकिन ये भाग्योदय अपने कर्मों के आधार पर होना चाहिए। नाम बदल देने से नहीं कुछ होने जाने को है। वहाँ ये लोग जा रहे हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत ही खुशी की बात है कि ये लोग जा रहे हैं।
एक अपना निकाय चुनाव को भी इतना गंभीरता से ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। बाकी पार्टियों को भी सबक लेने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बाकी पार्टियां भी जाए उस तरह से, लेकिन ये वहाँ के लोगों को एहसास होना चाहिए कि ये यहाँ आके यहाँ हमारे तरक्की और विकास की बात कर रहे हैं, ये यहाँ आके धार्मिक ध्वंस की बात नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ आके विध्वंसकारी बातें नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ आके किसी पार्टी के बारे में ये नहीं कह रहे हैं कि आप अब 1 मिनट के लिए जरा सोचिए कि वहाँ के लोग क्या सोच रहे होंगे कि जब कोई पार्टी का आदमी जाता है और किसी सामने वाले पार्टी के बारे में बताता है कि इनको यदि आप वोट देते हैं, इसका मतलब ये है कि आप भारत को कमजोर कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें करना, मैं समझता हूं कि वहां के लोग और भी रहेंगे। बिल्कुल संजीव जी, मेरे साथ अभी मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर है हेमंत केवलिया। हेमंत जी, जिस तरीके से पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और इसका दौर भी शुरू हो चुका है क्योंकि 1 दिसंबर को चुनाव होना है, स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से कह सकते हैं हम कि जो इरफान पठान जी हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर एक खौफ हो गया ओवैसी का, और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं बीजेपी की शायद उनका इतना डर बन गया है कि बीजेपी के दिग्गज वहां पर मौजूद हो रहे हैं। क्या ओवैसी इस बात को लेकर परेशान है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैदराबाद में चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं? क्या उनके अंदर भी डर बना हुआ है इस तरीके से बीजेपी भी का? देखा जाना चाहिए कि जिस तरीके से जैसा कि संजीव जी ने भी कहा कि ध्रुवीकरण का प्रयास दोनों पार्टियों की तरफ से अक्सर रखा जाता है, और फिर ये आरोप भी लगते हैं कि बीजेपी की बी टीम की तरह काम AIM कर रहा है, और ये आरोप अभी कुछ देर में अभी संदीप जी भी इसका जिक्र कर रहे थे अभी पहले, इस पे कुछ देर पहले। तो ये स्थितियां हैं, इन सारी चीजों को जस्टिफाई करने का प्रयास भी हो चला है, और उसके साथ साथ अपने एक बड़े कैडर को, एक बड़े वर्चस्व को वहां से खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम रख दिया है बीजेपी पार्टी ने। और इसकी शुरुआत दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कल कर दी, जिन्होंने साफ तौर पर जिक्र कर दिया कि हैदराबाद को हम भाग्यनगर बनाने जा रहे हैं, उसका नाम बदल देंगे अगर स्थितियां वहां पर हमारे अनुकूल बनती हैं तो ये एक अपने आप में एक बड़ी स्थिति है कि अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, यहाँ पर AIMIM ने अपनी मौजूदगी दर्ज की। दूसरी तरफ हैदराबाद में नगर निकाय के जो ये चुनाव हो रहे हैं, और 1 तारीख को जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि केवल AIMIM का वर्चस्व वहां पर खत्म करने की दिशा में हमने एक कदम रख दिया है। तो ये एक मैसेज जनता में किस तरीके से जाएगा, जैसे संजीव जी ने भी कहा कि क्या वाकई में ये माना जाना चाहिए कि नगर निकाय के चुनाव स्थानीय मुद्दों को लेकर ना हो बल्कि नाम बदलने को लेकर हो जाए? ये संभव है क्या इसको इस तरीके से समझा जाए? क्या वाकई में ध्रुवीकरण का जो प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है उसमें बीजेपी पार्टी कामयाब हो जाएगी क्या? तो ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनावों को लेकर भी है। इसको इस तरीके भी समझना चाहिए कि आने वाला चुनाव पश्चिम बंगाल में भी है, तो क्या यहां पर एक स्टेप अगर आपने रख दिया और उसमें आप कामयाब हो गए तो शायद आने वाली स्थितियां आपके लिए और फायदेमंद हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि 2023 में तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या इसमें दिग्गजों का आना, इस छोटे चुनाव में दिग्गजों का आना, हम कह सकते हैं कि शायद एक तैयारी है, शुरुआत कर रही है बीजेपी? बिल्कुल चुनावों को लेकर उसी दिशा में कदम रखा जा रहा है। आने वाले चुनावों को लेकर ये स्थितियां होने वाली हैं। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि ये क्या एक मैसेज है, जनता इसको किस तरीके से, हैदराबाद की आवाम इसको किस तरीके से समझेगी कि बीजेपी पार्टी के बड़े नेता वहां पर आते हैं और वो नाम बदलने का जिक्र कर देते हैं और उसी के एवज में वो चुनावी मैदान में फतह हासिल कर लेंगे? क्या ये संभव वाली स्थितियां नजर आती हैं वहां पर, या फिर माहौल ये हो चला है कि अब एक बार फिर से विकास का पहिया तो कोसों दूर रह गया, केवल ध्रुवीकरण कर लें और सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास कर लें, उसमें कामयाब हो जाए? क्या ये संभव है हैदराबाद में? मैंने शुरुआती और नहीं कहा कि जैसा कि एक विधायक के मौत के बाद में जो चुनाव हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीट जिस तरह से निकली, उसमें हालांकि सारे लोग अंदाजा लगा रहे थे कि वो तो निकालना आसान नहीं है। हाँ। लेकिन बावजूद उसके वो मुख्यमंत्री की सीट से सटे हुए सीट था, भारतीय जनता पार्टी जीत ली। एक उत्साह तो है ही, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हैदराबाद में एक अपनी पैठ बनाने की कोशिश है, लेकिन पैठ बनाने की कोशिश में जो उपक्रम किए जा रहे हैं वहाँ वो स्थिति देख करके वहाँ के लोग हतप्रभ है कि ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था। यहाँ यदि वो आ रहे हैं, वाकई इतने बड़े बड़े नेताओं का उतरना ये स्वागत योग्य है, भाग्योदय के समान है, लेकिन ये कर्मों से, काम से होना चाहिए, ये नाम बदलने से नहीं होना चाहिए। जो वहाँ के मुद्दे हैं, उस मुद्दे, इतने बड़े नेता जो भी जा रहे हैं वो वहाँ के मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। हमने प्रकाश जावड़ेकर का वो लिस्ट देखा जिसमें 60 वो शिकायतों की फेहरिस्त लेके घूम रहे हैं कि 1 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात करी थी आपने, 2 BHK का फ्लैट देने का वादा किया था आपने, ये सब क्या हुआ? अब आप बताइए कि एक केंद्रीय स्तर का नेता जाकर के वहाँ 1 लाख नौकरियों की बात करे, जो खुद सालाना 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहा हो, तो आप
कि कथनी और करनी में कोई समानता होनी चाहिए, ये भी। और एक चीज और मैं ये कह दूं कि ये लगातार इतनी बड़ी जमावड़ा, ये इतने बड़े स्तर पर बड़े बड़े नेताओं का उतरना या खास करके गृह मंत्री तक का उतर जाना, तो यह सिद्ध होता है और ओवैसी के पार्टी को यह कहने का मौका मिलता है कि हमारी हैसियत क्या है, ये आप देख लीजिए। हमें टक्कर देना आसान नहीं है और हमें टक्कर देने के लिए आपके कौन कौन से नेता आ रहे हैं वो आईना दिखाने के लिए काफी है, और ये कमोबेश सही भी है कि आप इसका जवाब बिल्कुल, इसका जवाब बालकनाथ जी से ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। सर क्या कहेंगे, क्या वाकई में ये स्थितियां वहां पर हैं कि टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में एक बड़े बड़े दिग्गजों को उतारना पड़ गया? फतेह करनी है तो बीजेपी के कई और नेता भी, जरूरी नहीं था कि अमित शाह वहां पर पहुंचे, ऐसी स्थितियां हो गई हैं। आप लगता है यानी कि कंपटीटर बहुत हैवी है आपका? बालकनाथ जी, हाँ बालकनाथ जी आपसे सवाल है सर मेरा। बालकनाथ जी आवाज मिल रही है आपको? लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप त्रिपाठी हैं। संदीप जी, इरफान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए इरफान जी। जी मैं ऋचा जी मैं बहुत देर से सुन रहा था जी, और मैं आपका ध्यान जो ये बीजेपी ने वहां जा करके जो चीज नारे दिए कि हम इसको भाग्यनगर कर देंगे, 2014 के बाद से बीजेपी ने 2 अहम नारे हिंदुस्तान को दिए थे। एक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और एक इन्होंने नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास। ये सभी को मालूम है, लेकिन इसमें 2 लाइनें हिडन थी, छिपी हुई थी, जिसको देश पहचान नहीं पाया। एक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बाद जो हिडन लाइन थी उसमें था बीजेपी के नेताओं से। दूसरा सबका साथ सबका विकास के साथ जो हिडन लाइन थी वो देश का विनाश। ये दोनों कारगर साबित हो रही हैं बीजेपी की गवर्नमेंट में, ये पूरा देश जान रहा है। अब ये हिडन लाइन को देश का युवा पहचान चुका है, देश का ओबीसी तबका पहचान चुका है, देश की माइनॉरिटी पहचान चुकी है, और हमारे हर सेकुलर हिंदू भाई पहचान चुके हैं कि बीजेपी सिर्फ देश का विनाश कर रही है। चलिए इसका जवाब हम खुद देते हैं। बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महंती जी हैं। महंती जी जवाब दीजिए, जिस तरीके से इरफान जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने विकास का काम तो किया भी नहीं है, और आपने जो 2 नारे दिए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सबका साथ सबका विकास, कहाँ है वो अब? चलिए हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए कांग्रेस के नेता हैं। संदीप जी, 1 तारीख को चुनाव होना है, आप लोग कहां पर नजर नहीं आ रहे, क्यों, कहां गए आप लोग? सब ना तो राहुल गांधी है ना प्रियंका गांधी है, कोई भी नेता मौजूद नहीं है चुनाव प्रचार में। की बात करते हैं, हम सीटें जीते चुनाव हारे, 100 बार हारना मंजूर है, लेकिन एक चीज से आप कह दीजिए कि जो है सेकुलरिज्म से समझौता कर ले, धर्मनिरपेक्षता से समझौता कर ले, वो कतई पॉसिबल नहीं होगा। 100 बार चुनाव हारना मंजूर है। फांसीवादी ताकतों से मैदान में ये बताइए ना, इन्होंने फांसीवादी ताकतों से खुद ही समझौता कर रखा है। अरे मित्र, हम बोल लेने दीजिए, तो आप ही बोल लीजिए। मैंने आप ही बोलिए, लेकिन सही बोलिए, सही सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं, ऊट पटांग सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। संदीप जी आपको जो अच्छा लगे वो मैं बोलूं, या कोई मैंने आप सही बोलिए, हम सुनेंगे, लेकिन गलत बोलेंगे तो जवाब। संदीप जी आप दीजिएगा ना, एक सेकंड संदीप जी, जवाब दीजिएगा। संदीप जी, सवाल हमारा भी है, और सवाल का जवाब में हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कहां ऐसा वर्चस्व चला गया कि आप अपने आप को साबित करने में नाकामयाब होते चले जा रहे हैं? बिहार के इलेक्शन का ही जिक्र क्यों ना कर लें, वहां एक AIMIM जैसी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर जाती है, और आप जो है 70 सीटों पर उतरने के बावजूद भी वो सीटें हासिल नहीं कर पाते, आप जो तेजस्वी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, और अब निकाय चुनाव को लेकर भी कहीं है नहीं, बीजेपी को दे दिए हैं। अब देखिए, रखें संदीप जी अपनी बात, अब हाँ रखिए। तो आप खाइए, साथ में ताकत हमने दे दी है, ताकत आप दे रहे हो कि हम दे रहे हैं? अरे वो तो देश जान रहा है, बीजेपी आपकी पार्टी को जो वहाँ पे बिहारियों ने तमाचा मारा वो भूलेंगे नहीं। संदीप जी की बात पूरी करने, उनकी बात सुन लीजिए। संदीप जी संदीप जी अब जो सवाल पूछा है, संदीप जी सवाल पूछा, एक सेकंड इरफान जी मैं लौट रहा हूं आपके पास प्लीज। संदीप जी जो सवाल पूछा उसका जवाब दें, कहां वर्चस्व चला जा रहा है? एक तरफ तो वर्चस्व को खत्म करने का प्रयास बीजेपी कर रही है, और आप तो है ही नहीं मैदान में। आप मैदान में कहां है? दक्षिणपंथी राजनीति का इस देश में ही नहीं विश्व में इसका प्रभाव पड़ा। पंथी राजनीति का मतलब क्या होता है आप भली बात समझते होंगे। कट्टरपंथिता की
तो कट्टरपंथीता में आज जो AIIM भाजपा जैसे बढ़ी, आप देखिए पूरे भारतवर्ष में जैसे AIIM बढ़ा। इसका मतलब आप समझिए कि ध्रुवीकरण का दोनों का फायदा मिल रहा है। जब तक ये दोनों लड़े सर कहाँ जा रहे हैं आप? सर सवाल का जवाब तो दे दीजिए, कहाँ है आप लोग, ये बताइए ना। मैं उसी पे बात बता रहा हूँ। आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए MIM के ऊपर आते हैं। आप शांत हो जाइए, उनकी बात सुन लीजिए, आप शांत हो जाएं। जी जी, आप बोलिए संदीप जी। अमेरिका में चुनाव हुआ जी, अमेरिका की जनता ने दक्षिणपंथी राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया। बिहार में चुनाव कहाँ अमेरिका पहुंच गए आप? भारत में ही रहिए सर, कहाँ अमेरिका पहुंच रहे हैं? हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता जा रहे हैं सर हैदराबाद में प्रचार करने के लिए, आपका कोई नेता नहीं पहुंचा है, आपका छोटा नेता तक नहीं पहुंचा है वहां पर। देखिए, नगर निकाय के चुनाव में हम कोई चुनावी मशीन नहीं है भाजपा की तरफ। सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश जिसकी जिम्मेदारी योगी जी सर, शुरुआत जमीन से ही होती है सर। संदीप जी शुरुआत जमीन से ही होती है ना। प्रचार में दीजिए, सवाल इस बात पे उठना चाहिए। आप इस बात को छोड़कर कांग्रेस का मुख्यमंत्री वहाँ तो सर आप भी तो मैदान में ही है ना, आप भी तो लाइन में लगे हुए हैं ना, चुनाव आप भी लड़ रहे हैं। हमारा संगठन हैदराबाद में जो है वो इतना मजबूत है। अच्छा एक बात बताइए सर, संदीप जी बात बताइए, संदीप जी देने की बात कर रहा हूँ वहाँ पे। संदीप जी बात बताइए, खुद गुलाम नबी आजाद ने कहा था कम्युनिस्ट पार्टियों का चुनाव नहीं लड़ा जाता, आपको जमीन पर आना पड़ेगा, तो कहाँ है आपकी पार्टी? देखिए, गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा था उस पर जैसे हमने इसके पहले जो बात हुई थी तो हमने कहा था कि किसी भी पार्टी में मंथन और जो है चिंतन की आवश्यकता सदैव रहती है और हरदम चलता रहता है, ये निरंतर प्रयास रहता है। और जहाँ तक रही गुलाम नबी आजाद जी की बात, तो गुलाम नबी आजाद जी हमारे पुराने लीडर हैं, वो आए जमीन पर, हम लोग उनके पीछे खड़े होने के लिए तैयार है। लेकिन आप सिर्फ आकर जो है टीवी में कांग्रेस के अगेंस्ट में एक आप संदीप जी, आप जो आरोप लगाते हैं बार बार कि बी टीम की तरह काम AIIM कर रहा है, लेकिन यहाँ तो एकदम सीधी फाइट हो रही है, क्या कहेंगे इस पे? यही तो चाहते हैं ना। जब आप ध्रुवीकरण होगा तो फिर क्यों नहीं इनको भुनाने आप क्यों दे रहे हैं, इनको मौका क्यों देते हैं आप? अगर ये वाकई में ध्रुवीकरण दोनों पार्टियां कर रही हैं तो फिर आप कहाँ हैं? आप अपने आप को स्टेब्लिश क्यों नहीं कर पा रहे? हम स्टेब्लिश इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमने स्टेब्लिश इतने दिन तक रखा, जैसे हमने बताया कि दक्षिणपंथी पहले ही हथियार डाल दिया आपने, मान लिया जाए संदीप जी, पहले ही हथियार डाल दिए ना आपने हथियार पहले ही डाल रखे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम निकाय के चुनाव में कभी भी आप बता दीजिए, किसी भी निकाय के चुनाव में कहीं भी जब हम सत्ता में रहे हो तब, ना रहे हो तब, अगर हमारी मौजूदा सरकार भी रही होगी तो निकाय के चुनाव में, राजस्थान में निकाय का चुनाव हुआ, क्या गहलोत जी को आप प्रचार करते हुए देखे थे क्या? वहाँ पर आप बताइए, हमारी सरकार थी, गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, निकाय के चुनाव में प्रचार नहीं किया। एक गरिमा होती है, कोई चुनावी मशीन नहीं है। अगर आपको जिम्मेदारी योगी जी को उत्तर प्रदेश की मिली है तो आप उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ना संभाल के जाकर वहाँ पर आप जो है भाग्य नगर बना रहे हैं और दूसरा नगर बना रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश के हालात मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में तो आपके मुख्यमंत्री उतर गए थे सर, मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में तो आपके मुख्यमंत्री उतर गए थे, ऐसी स्थितियां हो गई थी वहां पर। तो कौन से मुख्यमंत्री उतर गए थे आप बताइए? नगर निकाय के चुनाव में मुख्यमंत्री खुद उतर गए, ये स्थितियां भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप अगर ये कहकर अपने आप को बचाने की, या फिर ये मान लें कांग्रेस पार्टी अब आगे आना ही नहीं चाहती, फ्रंट फुट पर खेलना ही नहीं चाहती है, फ्रंट फुट पर खेलना नहीं चाहती कांग्रेस पार्टी, बैटिंग बीजेपी को दे दी है। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, चुनाव का एक स्तर होता है और उसके लिए अलग अलग टाइप के जो नेता है वो जिस लेवल का होता है उस लेवल पे चुनाव लड़ा जाता है। कांग्रेस कोई चुनावी मशीन नहीं है, हम जनता। ऋचा जी मुद्दे पे बात करा लीजिए। इरफान जी आपकी बात सुनूंगी मैं, इरफान जी आपको वक्त दूंगी ना, अभी सर की बात पूरी सुन लेते हैं। ठीक, बालकनाथ जी आवाज मिल रही है क्या सर आपको? बालकनाथ जी जुड़े हैं क्या हमारे साथ? चलो, लगता है उनसे संपर्क नहीं है हमसे। इरफान जी अपनी बात रखें आप, संदीप जी मैं आपके पास लौट रहा हूँ। संजीव जी देखिए, मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो इतनी देर से बात गोल गोल घुमा रहे हैं, कभी वहां भाग जाते हैं, अमेरिका भाग जाते हैं, कभी इनको यही नहीं मालूम कि गुलाम नबी आजाद। इरफान जी एक बात से तो आपत्ति आपसे भी है, एक सेकंड संदीप जी प्लीज, आप बीच में इंटरप्ट करेंगे अच्छा ही लगता है।
संदीप जी ऐसे ये तो अच्छा नहीं होमवर्क लगता, आप करके इंटरप्ट आइए और सच्चाई बोलने करेंगे। की एक बार कोशिश बात पूरी हो करिए। जाए इरफान जी की, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। मौका दिया था ना मैंने आपको। इरफान जी मेरा सवाल आपसे, एक सेकंड संदीप जी, इरफान जी आपसे सवाल मेरा ये भी है कि क्या ये स्थिति है कि हैदराबाद में ओवैसी साहब को ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ भी बदल नहीं वाला, जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा, कुछ भी नहीं बदल सकता? देखिए हम बता दें, आप मौका दे रहे हैं ना, फिर आप मौका दे रहे हैं बीजेपी पार्टी के नेताओं को। हम मौका इसलिए नहीं दे रहे हैं, हमारी पार्टी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद में ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, समझ रहे हैं। इसलिए बैरिस्टर साहब को ये कहना पड़ रहा है कि आप जैसे हवाई जो किले खड़े करने के लिए आए हैं, यहाँ कुछ बदलेगा नहीं। यहाँ आप नामकरण करके और भाग्यनगर रख करके हैदराबाद के लोगों के मेंटलिटी को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वहां पे हमारे जो कायद हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, उनके जो स्कूलेस चल रहे हैं, वहाँ कॉलेजेस चल रहे हैं, उसमें 15,000 तकरीबन बच्चों को फ्री तालीम दी जा रही है। और फ्री तालीम ऐसे नहीं कि सिर्फ फीस माफ, उनका जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, कॉपी, किताब, सारी चीजें कॉलेज मुहैया कराता है। केवल डेवलपमेंट तक इरफान पठान जी अगर आप लोग रहते तो शायद ये स्थिति ना होती कि बीजेपी पार्टी ध्रुवीकरण करने का प्रयास करती। अरे तो हम तो इसीलिए बोल रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं आप कर पाएंगे यहाँ पर। बिल्कुल सर, अकबरुद्दीन ओवैसी के वो बयान, वो भड़काऊ बयान भी वहां की जनता जानती है और देश की जनता जानती है किस तरीके के बयानबाजियां वो करते हैं, जिस पर बार बार रिएक्शन निकलकर सामने आता है, फिर वो काउंटर बीजेपी पार्टी के नेता भी करते हैं। ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास, मैं लौट रहा हूं सर। ये मौका नहीं, अब शुरुआत कौन करता है कौन नहीं करता, इस पर जाना, इस पर जाना नहीं, ये बात आप दिक्कत क्या हो रही है? ठीक है, ठीक सर, एंकर बात कर रहे हैं, ठीक है, नहीं बिल्कुल मैं आपकी बात पर सहमत हूं, लेकिन यहाँ पर स्थितियां अगर ऐसी रही हैं, यानी कि एक माइंड वहां पर सेट हो चुका है लोगों का कि अकबरुद्दीन ओवैसी वहां पर जाकर इस तरीके का जिक्र कर दें, तो फिर उन्हीं चीजों को कुरेदने का प्रयास, उसका जवाब मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक सर, जमात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बैरों की जमात नहीं है, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, वो वहां की जनता देगी, वो वहां की जनता देगी। संजीव जी जनता तो देगी, बिल्कुल देगी सर, पहले हम भी जवाब देना चाहते हैं। तो कुछ भी नहीं है इरफान जी ना, जनता ने हमको चुन करके भेजा है, वोट की चोट से बढ़कर हमारे हाथ में दे रखा है, तो हम जनता की तरफ से लायबल होते हैं उनको जवाब देने। ठीक है सर, एक तारीख को चुनाव है सर, उसके बाद नतीजे भी आएंगे, देख लेंगे उन चीजों को। बिल्कुल आपके अनुकूल होगा तो भी हम बात करने के लिए तैयार रहेंगे, आपके अनुकूल नहीं होगा तब भी हम चर्चा करेंगे। संजीव जी मेरा सवाल यह है कि वहां की स्थितियां, वहां का परसेप्शन इस तरीके का बना हुआ है कि शायद आज जाकर नेताओं को मौका मिल गया कि इसको भुनाएं, हम वहां ध्रुवीकरण करें। संजीव जी क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भड़काऊ बयान देते हैं तो फिर उस पर काउंटर करने का प्रयास तो होना चाहिए? संजीव जी बीच में हेमंत जी हम अपनी बात रखना चाह रहे थे, हम ये कहना चाह रहे थे, कांग्रेस पार्टी की जो बात चल रही थी, कांग्रेस के जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं वो बात कर रहे थे। दरअसल कांग्रेस पार्टी अपने अंदर झांकना ही नहीं चाहती है, वो देखना ही नहीं चाहती है। पिछले कई इलेक्शन में आप देखेंगे लगातार उनके जो भी वोटर हैं वो उनसे बिछड़ते चले जा रहे हैं और कई और छिटकते चले जा रहे हैं। इसके बावजूद वो इस पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें हम देख रहे हैं, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वाकई उनको जमीन से जुड़े रहने के लिए अब आत्मलोकन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी रणनीति रहती है कि जिस तरह से एक निकाय चुनाव, जिसे बहुत हल्के में हम लोग ले रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी ये बात नहीं समझ पा रही है, लेकिन ऐसे चुनाव में भी जमीनी स्तर पर जुड़ जाना और इतने बड़े नेताओं को उतार देना, यह सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियां किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। कांग्रेस पार्टी ये भूल जाती है कि किसी भी चुनाव को किसी को हल्का ले लेती है। कहीं आप देखेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व कहीं ढीला पड़ जाते हैं या ऐन मौके पे वो उसमें सजग नहीं रह पाते हैं, और जब भी उनसे सवाल कीजिए वो कहेंगे कि नहीं, हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं और कट्टरपंथी ताकतों के सामने हम नहीं झुक सकते हैं। सवाल ये है कि यदि आपको अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, बनाए रखना है, तो वक्त के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी बदलनी होगी। यही दिक्कतें सिर्फ कांग्रेस सोचती है, कोई काम तो नहीं करती है। बिल्कुल, और बहुत स्ट्रेटेजिक मामले में ताकतवर नेता पार्टी है और नेता भी उसी तरह से हैं। तो आप अपने यदि सारे इन ढांचे और ढर्रों में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप अस्तित्व विहीन होने के कगार पे हैं। तो कांग्रेस को अगर फिर से उठना होगा तो फिर से जमीन पर आना पड़ेगा और जमीन के स्तर पर फिर से काम करना पड़ेगा कांग्रेस को। हमारे साथ भी लगातार जुड़े हुए इरफान पठान। इरफान जी, हैदराबाद का पहले नाम भाग्यनगर ही था और कुछ जो आके मूलवासी है उसको भाग्यनगर ही बोलते हैं, तो दिक्कत क्या हो रही है फिर से नाम अगर भाग्यनगर पड़ जाता है तो हैदराबाद का? हैदराबाद से क्या दिक्कत हो रही है ऋचा जी?
हैदराबाद से क्या दिक्कत है? भाग्यनगर से क्या दिक्कत हो रही है सर? भाग्यनगर नाम तो पहले रखने से भाग्यनगर ही था ना उसका। हिंदुस्तान का भाग्य बदल जाएगा क्या? अगर भाग्यनगर रखने से हिंदुस्तान का भाग्य बदल जाए तो चलिए हम साथ देंगे। सर नाम तो पहले भाग्यनगर ही था ना हैदराबाद का, पहले वो तो बाद में इसका बहुत बदलाव किया गया। अभी आपने नाम के हिसाब से देखा कि बिहार में जब हमारे कायद अख्तरुल इमाम, मैं नाम के हिसाब से नहीं देख रही हूँ, मैं तो सिर्फ कोई दिक्कत पूछी, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है आपको सर? पहले भी नाम उसका भाग्यनगर ही था, उसका नाम हैदराबाद रख गया। आप चुनाव में ये बात करते हैं, आप चुनाव के दरमियान ये बात करते हैं, ये दिक्कत हो रही है। मैं तो सर दिक्कत पूछ रही हूँ सर, मैं तो दिक्कत पूछ रही हूँ आपसे, समस्या कहाँ हो रही है आपको? आपत्ति नहीं है सर कोई, फिर आप अपना काम करिए आपको बस। कोई आपत्ति नहीं है अगर नाम बदल दिया जाता है, या आप नाम बदल लेंगे? चुनाव में आकर आप नाम बदल लेंगे, बोलते हैं आप बदल लेंगे नाम? खामोश रहने के बाद ये सारी चीजें नहीं करते आप ले आइए। आप सही है सर, अगर आप नाम बदले तो सब अच्छा, अगर कोई और नाम बदलता तो दिक्कत हो जाती है आपको। माफी चाहते समय की बहुत कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी और संजीव का बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेमंत जी का बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत जी और बहंती जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ भाई स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।